सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब जो कि साबिक जज हैं और लॉ एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब, बहुत ही सीनियर हमारे तज्जियाकार हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें नून लीग के हवाले से पोलिटिकल स्टोरीज़ पर बात करेंगे। जी समी साहब। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टोरीज हैं। शाह खावर भी मौजूद हैं और सुप्रीम ये हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा का जो मुकदमा हमास हुई है वो उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर शाह खावर साहब मुझे इजाजत दें तो मैं उन पर पहले बात करना चाह रहा था। एक तो जी थैंक यू शाह साहब। एक तो ये कि वाजिद ज़िया साहब को तब्दील कर दिया गया, वो DGFIA थे। इससे पहले जो DGFIA थे बशीर मेमन साहब, वो भी कि ये बड़े उन ऑफिसर्स में इनका शुमार है जो बड़े ऑनेस्ट थे और बड़ी बहादुरी से उन्होंने किसी भी प्रेशर को लिए बगैर पनामा पेपर उसको इन्होंने लीड किया। अब इनको मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस वक्त जिन लोगों से मेरी बात हुई है मैं वो गोशगुजार करना चाहता हूँ। क्यों ट्रांसफ़र हुआ, बड़ी बात यह है। ये भी बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि चंद दिन पहले उनकी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई। लेकिन असल जो मामला ये है कि जो इंक्वायरी हो रही है शुगर स्कैंडल की, जिसमें जहांगीर तरीन साहब हैं, उसमें बताया जाता है कि इस्लामाबाद खुश नहीं है FIA की परफॉर्मेंस पर। और ख़ास तौर पर जो FIA ने अदालत में ये कहा कि कहीं पर जहांगीर तरीन साहब का नाम गलती से लिखा गया और वो उन पर ये इल्ज़ाम नहीं था, उस पर फिर जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन है उस पर नाखुशी है। और एक और जो सबसे अहम बात है वो ये कि वाजिद ज़िया साहब किसी तरह का कोई बताया जा रहा है प्रेशर देने के लिए वो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देना चाहते जिसमें वो ये समझते हैं कि हकायक से पर्दापोशी की गई है या किसी को नाजायज किसी चीज़ में मुलव्वस किया गया है। मेरे पास अच्छा अब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैं बयान करता हूँ और फिर मैं सदीक साजिद साहब से कहूँगा कि वो अगर उनके पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन है तो इन नुकात को वो जोड़ें आपस में। मेरे पास ये भी इत्तलात हैं कि जो अली ज़फ़र साहब की जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट थी जो उन्होंने डिस्कस की उस पर वज़ीर आज़म साहब खुश नहीं हैं। मुझे ये बताया कि वज़ीर आज़म साहब उस पर खुश नहीं है क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि शायद जहांगीर तरीन साहब के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। अब जो सूरत हाल है, अब वाजिद ज़िया साहब को तब्दील करने के बाद जो उनकी जगह पर जिन साहब को लाया गया है, जनाब अच्छे आदमी हैं, KPK के वो IG थे, लेकिन जाहिर है आए हैं तो 2-4 महीने तो मामला को समझने में लग जाएंगे। पुलिस ग्रुप से उनका ताल्लुक है। लेकिन आप अगर ज़रा थोड़ा सा इस वक्त नज़र डालें ब्यूरोक्रेसी पर तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा है, किस तरह की अपॉइंटमेंट्स की जा रही। ठीक होंगी ये सब, मैं कोई इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि पंजाब के IG आप देखें इनाम गनी साहब, उनका ताल्लुक KPK से है। अब बड़ा सूबा पंजाब पाकिस्तान का है। इधर आज FIA में तो वासी साहब आए हैं, उनका भी वो भी KPK से आए हैं। तो आप ये देख लें कि अब FIA भी उधर चली गई। फिर इसके बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं तो वहाँ पर सुहेल ताजिक साहब को भेजा गया है, वो भी उनका ताल्लुक भी KPK से है। तो जो इस वक्त पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से तैनातियाँ की जा रही हैं, जिस तरीके से चीज़ों को लगाया जा रहा है, किया जा रहा है, उससे समझ आ रही है कि मामला जो है वो कहाँ से डील हो रहे हैं, किस तरीके से डील हो रहे हैं। हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे हैं, ना हमें किसी पर कोई एतराज़ है। जाहिर है जो जहाँ पर बैठा है उसने वही करना है, लेकिन एक चीज़ हमें ये नज़र आ रही है। और दूसरी सदीक साजिद साहब, मैं आपके लिए ख़ास तौर पर वज़ारत दाखिला के हवाले से कि वहाँ पर ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब एक एडवाइज़र हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर के वो बहुत करीब हैं। ये बताया जा रहा है कि इवन वज़ीर दाखिला जो हैं उनके पास भी अगर वो भी जानना चाहें किसी इंक्वायरी के हवाले से तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अभी लेटली वो लाहौर में थे
और वहाँ पर अबू बकर खुदाबख्श साहब से रिपोर्टेडली उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से कुछ सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये डॉक्टर रिजवान साहब को पता है क्योंकि वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, मैं ओवरसाइट कर रहा हूँ, लेकिन असल जो काम है वो डॉक्टर रिजवान कर रहे हैं। और डॉक्टर रिजवान साहब नहीं आए जिस दिन शेख रशीद साहब, जो इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं 17वें 18वें ग्रेड के, उन्होंने कहा जी हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो डॉक्टर रिजवान साहब के पास ही है। तो जो मुझे जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ये जो इस वक्त मामला है वो बहुत ये बजट तक है, बड़ा जो नरमी दिखाई जा रही है और जो थोड़ी बहुत एक बीच में जैसे गुफ्तगू की सी कहानी बनाई जा रही है। बजट के बाद बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल इस रंग में है, उस रंग में सामने आएंगी। सदीक साजिद साहब, ये भी बताया जा रहा है जनाब, मैं आपको बता दूं अगर आप इसको को कंफर्म कर सके कहीं से, कि बहुत जल्द वो जो गिरफ्तारियां होने वाली हैं एक मजहबी तंजीम की जिनको कलअदम करार दिया गया, लबैक की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, प्रोग्राम बना लिया गया। कुछ इतला कुछ आपके पास है अगर आप शेयर करना चाहें, या ये जो मैंने अर्ज किया वाजिद ज़िया साहब का तबादला, इसके हवाले से अगर आप कुछ डॉट्स कनेक्ट करना चाहें तो। बहुत शुक्रिया समी साहब। बिल्कुल ये अचानक आज एक डिसीजन सर्कुलेशन समरी के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया वाजिद ज़िया को तब्दील करने के हवाले से। हालांकि कल ही काबीना का इजलास था, उसमें ये मामला ना तो ज़ेर बहस आया और ना ही जो है ये इस किस्म की कोई समरी वहाँ पे पेश की गई। वो चेयरमैन नादरा की एक समरी थी, वो वहाँ पे मंजूर हुई और तारक मलिक को चेयरमैन लगा दिया गया। लेकिन DGFIA की तब्दीली के हवाले से आज ये सारा जो एक एक्सरसाइज हुई ये हंगामी बुनियादों पर हुई हमारे ज़राए के मुताबिक, वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक। और बिल्कुल आपने जो इसके ताने बाने जोड़े हैं, इसकी बड़ी वजह वही जहांगीर तरीन का केस है। और जो मुलाकात इनकी एक शहजाद अकबर की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हुई थी, उसमें जो आपने ये बात की कि इब्तदाई रिपोर्ट जो अली ज़फ़र की थी उसके ऊपर भी बात हुई थी और उसमें जो मौक़िफ़ FIA की तफ्तीशी टीम का था वही वाजिद ज़िया का मौक़िफ़ था कि वो इसमें जितने भी इल्ज़ामात जो 3 FIRs उनके ऊपर दर्ज की गई हैं वो किसी तौर पर भी साबित होते नज़र नहीं आ रहे जहांगीर तरीन पर। तो लिहाजा जो रिपोर्ट चाह रही थी वफाकी हुकूमत, वो रिपोर्ट जो है वो नहीं बनी और वाजिद ज़िया के हवाले से कहा जा रहा था कि वो उन्होंने जो दबाव कबूल करने से भी इनकार किया। अभी तो उनकी रिटायरमेंट में वैसे 9 माह बाकी हैं, लेकिन उनको नेशनल पुलिस ब्यूरो में लगा दिया गया। तो उसी वजह से जो सनाउल्लाह अब्बासी इनको जो लाया गया ताकि ये जो जहांगीर तरीन के हवाले से जो रिपोर्ट है वो ऐसी रिपोर्ट हो जिसके बाद कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ तरीन के ख़िलाफ़ हो सके। और ये बात भी यहाँ पे वफाकी दारुल-हुकूमत के हलकों में ज़ेर बहस है, जो जिसकी निशानदेही आपने की है कि जो बजट है बजट की मंजूरी तो हो जाएगी और इसमें पीपल्स पार्टी भी जो हुकूमत का एक हल्का है उसका ये दावा है कि पीपल्स पार्टी किसी न किसी तौर पर तावन करेगी। उसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बजट के बाद ये तरीन ग्रुप के ही जो लोग या कुछ लोग जो शुगर स्कैंडल में मुलव्वस लोग जिनकी गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे हैं, ये गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। तो वाजिद ज़िया को सिर्फ क्योंकि अभी तक जो अली ज़फ़र की रिपोर्ट के हवाले से वज़ीर आज़म को जो ब्रीफ़ किया गया था वो भी उससे मुतमिन नहीं थे, शहजाद अकबर भी नहीं थे। और शहजाद अकबर ने गुज़श्ता दिनों लाहौर FIA में जाकर जो ब्रीफिंग ली थी उसमें भी वो नाकाम रहे थे, जो वो चीज़ें उसमें शामिल कराना चाह रहे थे। तो FIA ने सिर्फ इस डर की वजह से वो चीज़ें शामिल नहीं की। उन्होंने कहा जी अदालत हमें इस सारे मामले में उड़ा के रख देगी, हमारे पास एविडेंस जो हैं वो मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से वो चालान भी पेश नहीं कर रहे थे क्योंकि जो तफ्तीश थी वो उसी तरह मुकम्मल नहीं हो रही थी। जो इल्ज़ामात उन FIR में लगाए जा रहे थे, जो रिकॉर्ड था जो अली ज़फ़र को भी दिखाया गया, फिर अली ज़फ़र की भी मुलाकात हुई जो DGFIA थे, तो वो तमाम जो दस्तावेज़ात थी उनका टैक्स रिकॉर्ड बाकी चीज़ों का रिकॉर्ड वो सारे का सारा अप टू डेट था। ये तो चीज़ें उस हवाले से चल रही थी। और दूसरी जो आपने बात की है कलअदम तहरीके लब्बैक के हवाले से, ये बिल्कुल हमारे जो वज़ारत दाखिला के ज़राए हैं उनका ये दावा है कि जो कमिटमेंट इन लोगों ने की थी तो वो शायद इनकी जो शूरा के लोग हैं वो उसको पूरा नहीं कर रहे और इनकी कोई खुफिया सरगर्मियाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी हैं, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन जो है वो हो सकता है।
ये अपना सदीक साजिद ये बयान कीजिएगा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की। तो ये हुकूमत की भी जो कमिटमेंट का मामला था और हुकूमत ने भी ये कमिट किया था, एक प्राइवेट मेंबर से उन्होंने वहाँ पर एक रेजोल्यूशन मूव करवाई थी और ये वादा किया गया था कि इसको असेंबली में पेश किया जाएगा। तो उस बैंक ने अपनी कमिटमेंट पूरी ना की हो, लेकिन क्या हुकूमत अपने गिरबान में झांक कर ये कह सकती है कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की है? समीर साहब, इस मामले में जहाँ तक हमने अपने ज़राए से बात की, ख़ास तौर पर वजारत दाखिला के ज़राए से, तो इसमें जो वज़ीर आज़म ऑफिस है और वजारत दाखिला दोनों का इस मामले के ऊपर अलग अलग मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। आपको याद होगा इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दे रखी है नज़र सानी की, उसके ऊपर भी अभी तक वो जो कमेटी 3 रुकनी बनाई गई थी, किसी किस्म का कोई इजलास नहीं हुआ। दूसरी एक करारदाद जो कौमी असम्बली में पेश की गई थी, वो ख़ुसूसी कमेटी बनना थी, नाम भी मांगे गए थे, लेकिन उसके ऊपर वो करारदाद लानी है नहीं लानी, वो कमेटी इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि करारदाद आएगी या नहीं आएगी। उसके ऊपर अपोजिशन ने भी तावन किया, वो भी खामोश हो गया, वो मामला भी ठप होकर रह गया। अब वजारत दाखिला का ये मौक़िफ़ है, चूँकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ख़ुद वो मुआहदा जो था वो पढ़ कर सुनाया था, वो पूरे मीडिया में आ भी चुका, उसकी वीडियो भी आज तक वो मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जो वज़ीर आज़म ऑफिस को जो रिपोर्ट्स मिली, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि शायद ये लोग जो हैं कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। कुछ इनकी मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स के हवाले से उनको कुछ खदशात हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस हवाले से एक अहम मीटिंग जो है वो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त भी जारी है, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और आला हुकाम जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है कि फ्रांस का जो सदर है उसको अभी एक दिन पहले उन्होंने वो किया है, स्लैप किया है बंदे ने। उनकी जो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वहाँ पर, तो मैं ये नहीं कहता कि वो किस वजह से किया उन्होंने, लेकिन उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा, पूरी कौम ने देखा है कि वो एक उसका किरदार ही ऐसा है फ्रांस के सदर का। और यानी जिस तरह उन्होंने फिर वहाँ पर वो खाके, और ये कोई हम लोग कोई कशीदगी या ऐसा कोई तशद्दुद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर फिर इस तरह गिरफ्तार किया गया यकायक तमाम लोगों को, तो वो जो जमात है, वो जो वर्कर हैं, वो तो फिर दोबारा रिएक्शन करेंगे। तो जाहिर है अगर इस तरीके से होगा तो फिर इल्ज़ाम फिर उन पर लगाया जाएगा कि आप बड़े ये दहशतगर्द हैं और ये जत्थे हैं, और जो हुकूमत के वादे और हुकूमत की जो कारकर्दगी, हुकूमत का जो रवैया, हुकूमत का जो मुबैना दोगलापन है, उस पर कोई बात नहीं होगी। जी समीर साहब, यही वजारत दाखिला का मौक़िफ़ है, वो तो अमन व अमान को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद वज़ीर आज़म ऑफिस को जो रिपोर्ट भिजवाई गई है, या तो वो फिर वजारत दाखिला के बाला भिजवा दी गई है, और इसी वजह से आज शेख रशीद भी वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं ताकि इस मामले के ऊपर जो है वो उनको सारी असल जो सूरत हाल है और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं गिरफ्तारियों की सूरत में, अगर उनकी पूरी की पूरा शूरा ही उठा ली जाए, जैसा कि मैंने सुना है कि इनकी शूरा के तमाम अरकान को ही जो है वो हिरासत में ले लिया जाए, तो सिर्फ ज़ाहिर है हालात जिसकी आपने बात कर रहे हैं, हालात जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। और कर सके अपना सदीक साजिद, आप भी थोड़ा सा ये पिन पॉइंट कर सके कि कौन लोग हैं जो नामूस रिसालत के मामले पर इतने शाकी हैं वज़ीर आज़म के जो इर्द गिर्द हैं, और उनको ये ना लबैक अच्छी लगती है, ना नामूस रिसालत का नाम अच्छा लगता है, और हम ये देख रहे हैं कि पूरा एक टारगेट करके एक वो किया जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मुल्क में। ये कुछ आप किसी को पिन पॉइंट कर सके कि ये समझ, मतलब कौन है ये जो सारी इस चीज़ को वज़ीर आज़म साहब के कानों में ये बात डाल रहा है? समीर साहब, पिन पॉइंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर आपको पता है कि नोटिस भी आ जाते हैं, वो कहते हैं जी इस तरह की बात। लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म ख़ुद जब कह रहे हैं कि मैं नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा अलमबरदार हूँ, इसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वही बात यह है कि अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी वजारत दाखिला के एक सीनियर अहदेदार से, तो उन्होंने यही कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब से यही गुजारिश करेंगे कि इस मामले को हम बातचीत के ज़रिए हल करें, ना कि जो है वो एक्शन लिया जाए। अब ये वज़ीर आज़म के आसपास जो लोग हैं
और उन्हीं का जिक्र बार बार हो रहा होता है। ये जो ख़ास तौर पर गैर मुंतखब जो मुशीरान हैं वो इस किस्म के मशवरे देते हैं कि शायद ये लोग जो है नामूस रसालत का नारा लगाने वाले वो आपकी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं, कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे पूरे मुल्क में। हालांकि उनकी जानब से जो कमिटमेंट की गई थी अभी तक आपने ख़ुद भी देखा, तहरीक के मामलात को अच्छी तरीक़े से ख़ुद भी देख रहे हैं कि उन्होंने उसकी कोई वायलेशन नहीं की। उनकी जो शूरा के जो लोग हैं उनकी जानब से हमने कोई इस किस्म का कोई बयान भी गुज़श्ता दिनों नहीं देखा, उनकी एक्टिविटी नहीं देखी। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म को या तो सही तौर पे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, या फिर इस मामले के ऊपर जो मुतलका वजारत है जिसको वजारत दाखिला कहते हैं, उनकी जो बात है उसको सुनने की अगर वज़ीर-ए-आज़म कोशिश करें तो शायद कोई हकीकत सामने आ सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल स्टोरीज अलीना आपके पास हैं आज? कैसी खबरें? नवाज शरीफ साहब और मुकदमा उनका, और शाह खावर साहब बैठे हैं, तो अब शाह खावर साहब से पूछते हैं क्या चल रहा है और कैसे होगा। जी खावर साहब, पॉलिटिकल स्टोरीज की बात करें, समी साहब किस तरफ इशारा करें, थोड़ा पर्टिकुलरली बता दें। ये कौन से मुकदमे की जो हाई कोर्ट में उनकी अपीलों का जो है? जी 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 समी साहब प्लीज। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी समी साहब, एक तो आप हमारे से दूर हैं और हम आपको मिस कर रहे हैं। उम्मीद है आप बड़े जल्द हमारे पास होंगे। अच्छा, लेकिन आपकी प्रेजेंस जहाँ दुनिया में जहाँ पे हो आप हमारे नज़दीक ही हैं। जहाँ तक इनका अपीलों का फ़ैसला है नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का, तो वो क्योंकि वो अपीलें समाअत के लिए मंजूर, मतलब कि उनकी डेट लग चुकी है, और इसकी एक बड़ी दिलचस्प समाअत जो है वो पिछली दफ़ा हुई थी। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, जो 2 डिवीज़न बेंच पे मुश्तमिल है, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया जा चुका है, और इश्तिहारी मुल्ज़िम के बारे में जो एक कानून ये कहता है कि उसके जितने भी कानूनी हकूक़ होते हैं वो सल्ब हो जाते हैं, वो अपने जो कानूनी राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि, और उसमें उन्होंने मुआवनत भी तलब कर ली है कुछ लोगों से कि आप इस कानूनी नुक्ते पे हमारी मुआवनत करें कि क्या उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर करने के बाद उनकी अपील पे मेरिट पे फ़ैसला हो सकता है, क्या हम उनके ना पेश होने की वजह से ये अपील ख़ारिज कर सकते हैं या फ़ैसला नहीं कर सकते, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में मैं, चूँकि हाई कोर्ट ने इसका क्वेश्चन एक फॉर्मुलेट किया है और सामने रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बारे में कानून बड़ा वाज़ेह है। जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसकी ग़ालिबन शिक है 423 ज़ाब्ता फ़ौजदारी, वो ये कहती है कि जिस भी हाई कोर्ट में, एपेलेट कोर्ट में, जब किसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जब ज़ेर समाअत होती है तो वो क्या करेगी। तो इस सूरत में ये हाई कोर्ट है, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट, तो उनके सामने जो ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फ़ैसलों की अपील है, उसमें उन्होंने जो लॉ ये कहता है कि अगर उस केस का रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट के सामने हो, और अगर उसमें जो है अपीलांट ख़ुद, उनके वकील या उनके प्लीडर अगर मौजूद हों, और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर भी अगर मौजूद हो, तो उनको सुनने के बाद और रिकॉर्ड का मुलाहिज़ा करने के बाद अदालत जो है उसका मेरिट के ऊपर फ़ैसला कर सकती है। और फैसले कौन से क्या हो सकते हैं, या तो वो कन्विक्शन एंड सेंटेंस अपहेल्ड हो सकती है, या उसको वेरी किया जा सकता है, उसकी जो है क्वांटम कम किया जा सकता है, या उस सज़ा को यकसर ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देने के बावजूद भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो शिक मैंने आपको बताई है, वो एपेलेट कोर्ट के सामने जब रिकॉर्ड ऑफ द केस होगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एपेलांट ख़ुद मौजूद हो, या उनके वकील मौजूद हो, या उनके प्लीडर मौजूद हो, या इवन प्रोसिक्यूटर भी हो ना हो। तो अगर वो हों तो उनको सुने जाने के बाद रिकॉर्ड का मुलाहिज़ा करके उसका मेरिट पे फ़ैसला हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनका इश्तिहारी मुल्ज़िम होना जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर कोई अमर माने नहीं है कि उनका जो फ़ैसला है वो मेरिट के मुताबिक कर दें। अच्छा, तो ये अब आप क्या लगता है आपको, क्योंकि मरियम साहबा तो पेश हो रही हैं, तो नवाज शरीफ साहब अगर पेश नहीं होंगे तो उनका जो केस है वो भी रिकॉर्ड देख के उसका भी फैसला हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ तो ये चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब का केस अभी ना सुना जाए साथ। देखिए, मैंने जो अर्ज़ की, जो मैंने शिक बताई है, चूँकि ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है वो बिल्कुल लागू होता है नैब कवानीन के ऊपर भी, तो इसलिए इसका जो प्रोसीजर है वो तो वही है जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का है। लेकिन अगर
इस तोजी को मान लिया जाए। आम तौर पे होता ये है कि ये ट्रायल कोर्ट्स में होता है कि ट्रायल कोर्ट्स में अगर एक से ज़्यादा मुलजिम हो और उनमें से एक मुलजिम जो है उसको इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया जाए तो उसका मुकदमा जो है वो अलग कर दिया जाता है, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। उसमें 512 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई होती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला नहीं हो सकता। और जितने भी हाज़िर मुल्ज़मान होते हैं उनका ट्रायल शुरू हो जाता है, और जब वो इश्तिहारी मुल्ज़िम ख़ुद पेश हो जाए या ख़ुद गिरफ़्तार हो जाए तो फिर उसका दोबारा ट्रायल होगा। वो जो शहादत उनके ख़िलाफ़ आई हुई है वो भी उनके ख़िलाफ़, लेकिन उसका एक उनको पूरा मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये एपेलेट कोर्ट है जिसमें उन्होंने अपनी कन्विक्शंस के अगेंस्ट जो है अपीलें फ़ाइल की हुई हैं और वो समाअत के लिए मंजूर भी हुई हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि उनका इश्तिहारी मुल्ज़िम होना जो है वो उनके लिए कदगन नहीं होगा कि उनका मेरिट के मुताबिक जो है हाई कोर्ट उनका फ़ैसला कर दे। अच्छा, एक और सवाल है फिर, अगर हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला दे देती है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं होंगे अगर जी, तो फिर जो उनका अपील करने का हक है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी वो भी एक टाइम है उसमें 60 डेज या 90 डेज। तो अगर उसमें भी वो नहीं आते कोर्ट में अपील करने का हक, ही विल लूज इट, फिर इसके बाद ये डिसीजन इसको फाइनलिटी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि चूँकि जब वो अपील तो उन्होंने फ़ाइल कर दी, ज़ाब्ता फौजदारी उस पर कोई कदगन नहीं लगाती कि उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला हो भी जाए। फ़र्ज़ करें कि वो फ़ैसला बहाल होता है और कन्विक्शन और सेंटेंस बहाल रहती है, तो उसके जो लीव टू अपील फ़ाइल करनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें उनकी जो इश्तिहारी मुल्ज़िम होना है या उनका जो ख़ुद ज़ाती तौर पर मौजूद ना होना जो है वो ज़रूर उनकी रास्ते में मज़ाहम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो उनका इश्तिहारी मुल्ज़िम होने वाली उन पे कदगन है वो उधर लागू होगी। और वो जब अपील वहाँ पे फ़ाइल करेंगे तो उस पर, क्योंकि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे मुल्ज़िमों को जिनकी अपील का फ़ैसला हो चुका हो और कन्विक्शन और सेंटेंस जो है वो जो है बरकरार रह रही हो, तो उनको कहा जाता है कि पहले आप सरेंडर करें और उसके बाद आपका राइट ऑफ अपील जो है वो बन सकता है। यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो जो इश्तिहारी मुल्ज़िम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है वो ज़रूर मज़ाहम होगी उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिमिनल लीव टू अपील दाखिल करने के लिए। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ शाह जी के नवाज शरीफ साहब अगर कानूनी तौर पर लड़ना चाहते हैं इस मुकदमे को, तो फिर उनको यहाँ पर आना पड़ेगा पाकिस्तान, अदरवाइज उनकी गैर मौजूदगी उनको बहुत नुकसान दे सकती है। और अगर इसी डिसीजन को जो अगर उनके खिलाफ आता है और उसको फाइनलिटी मिल जाती है उनके यहाँ पे ना होने की वजह से, तो बैरून मुल्क अगर ये फैसला फाइनल हो जाता है तो फिर जो उनकी प्रॉपर्टी है उसकी कन्फिस्केशन के हवाले से फिर हुकूमत पाकिस्तान को आसानी नहीं हो जाएगी कुछ। जी, फिर तो वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, फिर तो वो फाइनलिटी अटेन कर चुकेगा जब उसके खिलाफ अपील ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और, चूँकि ये बहुत टेक्निकल मामला है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसे भी नज़ायर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो अपीलांट्स हैं जो कि जिनकी सेंटेंस और कन्विक्शन जो है वो बहाल हुई है और वो किसी वजह से मुल्क से बाहर हैं, तो उनको एक एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है कि उनके नुमाइंदे के ज़रिए अपील फ़ाइल हो सकती है, लीव टू अपील। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। वो मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद जो एपेलेट कोर्ट है उन्होंने ख़ुद उनकी गैर मौजूदगी की बिना के ऊपर उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनकी गैर मौजूदगी में जो अपील कभी किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में फ़ाइल हो सकती है, लेकिन ये इश्तिहारी मुल्ज़िम होना सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील के लिए ज़रूर मज़ाहिम होगा। और वो चूँकि ये ज़रूर है कि वो अगर किसी वक्त वापस आते हैं और फिर वो दोबारा क्रिमिनल लीव टू अपील फ़ाइल करते हैं और उसके साथ कंडोनेशन ऑफ डिले जो है उसकी पटिशन फ़ाइल करते हैं, तो उसमें फिर अदालत देख सकती है कि क्या क्रिमिनल मैटर में किसी सज़ा याफ्ता को उसकी ज़ायदुल मियाद होने की बिना के ऊपर उसको कंडेम ना किया जाए। उसमें आपने देखा होगा कि ये जो तैयारा साजिश, वो जो हाईजैकिंग वाला केस था, उसमें उनकी सज़ा जो थी वो बहाल थी। वो फिर तकरीबन 8.5-9 साल के बाद जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कंडोन किया। हालांकि वो
काफ़ी कंट्रोवर्शियल उस फैसले को समझा जाता है, उस पर बड़ी फॉर एंड अगेंस्ट गुफ्तगू भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंडोम किया। बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वापस आए ब्रेक से तो उसको कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़िक, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बहुत अहम बात कर रहे थे खावर साहब, जो आप त्यारा साजिश केस के हवाले से बता रहे थे कि जब ये वापस आए और सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा वो बताइएगा तफसील। जी, उसमें यह था कि वो तकरीबन वो चूँकि सज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल इनफील्ड थी, तो जब वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर उसको चैलेंज किया, और वो भी कोई 8.5-9 साल के डिले के बाद, सबसे पहले तो ये था कि चूँकि वैसे जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो ये कहता है कि आपने एक दिन जो डिले किया है उसको अकाउंट फॉर करना है, लेकिन यहाँ पे वो एक लंबा डिले था। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि अगर उस केस का कहीं पे भी हम उसको एज अ प्रेसिडेंट्स का पेश करते हैं तो उसको नॉर्मली अदालतें जो हैं वो नहीं मानती, वो इसी तरह नहीं मानती जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो मर्डर केस है उसको बतौर अदालती नज़ीर जो है वो कहीं भी अहमियत नहीं दी जाती। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में हमने भी उस केस का हवाला दे के हमने ये इस्तदा की, लेकिन वो कभी कई दफ़ा नहीं सुनी गई और उस केस को जो है वो बतौर अदालती नज़ीर जो है वो नहीं माना गया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि क्रिमिनल मैटर्स में कन्विक्शन के अगेंस्ट या कोई ज़मानत या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन को किसी हद तक अदालतें जो हैं वो हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लिबरल व्यू ले लेती हैं कि क्योंकि किसी की लिबर्टी का मामला है और उसको हम डिले के बावजूद भी मेरिट्स में सुन लेते हैं। लेकिन बहुत लंबे जो इस तरह के डिले होते हैं उनको नॉर्मली डिस्करेज किया जाता है। तो शायद अगर ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब की अगर ये हिकमत अमली हो उनके वकला की कि उनकी गैर मौजूदगी की वजह से उनकी अपील ना सुननी दी जाए और मरीम नवाज़ साहिबा की अपील जो है वो सामने लाई जाए ताकि वो किसी मुनासिब वक्त पर उसको जो है वो अच्छे हालात में उसको दोबारा वो एजिटेट कर दें। लेकिन अगर वो वहाँ से खारिज होती है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो बहाल रहती है उनकी जो कन्विक्शन है, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के लिए उनको ज़रूर कानूनी पेचीदगियों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी समी साहब। अच्छा, एक अलीना अगर मुझे इजाज़त है एक सवाल करने की, ये खावर साहब जब मामला था नवाज शरीफ साहब का और यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो एक फौजी हुकूमत थी और उसमें वो जो एक था एनिमोसिटी का भी एलिमेंट था, तो कुछ एक नज़र आती है बात, चले आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जब उनकी साहबजादी मरियम साहबा जमानत पर हैं, बाहर हैं, भरपूर एक्टिविटी कर रही हैं, उनके भाई वो जमानत पर बाहर हैं, भरपूर एक्टिविटी कर रहे हैं, फैमिली और मुल्क में कहीं कोई इस तरह की पॉलिटिकल बुनियादों पर लोगों की प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, तो ये जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं, ये अदालत आप समझते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की फेवर में जाएंगे और उनको वो रिलीफ जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने दिया अब दोबारा भी मिलने का इम्कान हो सकता है? देखिए, वो बात आपकी दुरुस्त है कि वो पहले जो वाक़यात थे उसमें वो जनरल मुशर्रफ थे और वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर भी गए और बहुत सारी चीज़ें, उसमें तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है। इस वक्त जो है वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है कि चूँकि एक नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहिबा को भी एक बाकायदा एक ट्रायल कोर्ट ने उनको पूरा मौका देने के बाद उनको सज़ाएँ सुनाई और उसकी अपील जो है वो ज़ेर तजवीज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल हालात या इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, मैं तवक्को भी नहीं करता और मैं समझता भी नहीं हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो इनसे इन्फ्लुएंस हों कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखना है वो ये देखना है कि उनके सामने जो केस है वो कितना मजबूत है, क्या उसमें जो शहादतें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ जो मटेरियल जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी सज़ाएँ हुई उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, क्या वो सस्टेनेबल हैं या नहीं हैं, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा लकूनस हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने एक एक चीज़ को देखना है, क्योंकि अपेलेट कोर्ट जो है वो पूरे केस का रिकॉर्ड, उसकी शहादतें, उस पर जितने लोगों ने ज़ुबानी दस्तावेज़ी जितनी शहादतें, उसको देखने के बाद फिर वो एवेल्यूएट करती हैं कि क्या
वो जो सज़ा दी गई है वो ठीक दी गई है या उसमें कोई शक का एलिमेंट आता है या कोई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ पूरी नहीं, तो वो तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मौजूद अदालतें हैं जिनके सामने उनकी अपीलें पड़ी हैं वो उसका मेरिट्स के मुताबिक फ़ैसला करेंगे बग़ैर किसी पॉलिटिकल हालात से इन्फ्लुएंस होते हुए। अच्छा, मैं एक यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा। आपने बड़ी एक आइडियल सी बात की है और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि यानी कौन से बेंच के सामने किसकी दरख्वास्त है और फिर ये 2023 का जो इंतज़ार है मुस्लिम लीग नून को, ये कुछ उनकी फेवर में कोई ट्रांसलेट होगा। मुझे पता है बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी, और मैं भी किसी ग्रे एरिया में नहीं जाना चाहता, लेकिन आम आदमी ये सवाल करता है कि मुख्तलिफ बेंचेस के सामने जब मुख्तलिफ लगती हैं तो फैसला भी फिर उसी हिसाब से समटाइम्स हो जाता है। कोइंसिडेंस ही होगा, आप क्या कहते हैं? नहीं समीर साहब, मैं बिल्कुल आपको इसमें क्लियर अपना माइंड दिक्कत बताता हूँ। ये ज़रूर होता है कि हम जब किसी भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें 17 जजेस हैं, अभी तो 2 कम हैं क्योंकि हमारी बड़ी फ्रीक्वेंट उनके साथ अपीयरेंस होती है। हमें जजेस के मिजाज का या उनकी सोच किस तरफ है, क्या वो ज़्यादा जो है वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने वाले हैं या उनका एक लिबरल व्यू है, वो उनके पिछले फैसलों से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो उससे हम ये ज़रूर अमूमी सी एक राय कायम करते हैं कि ये जिस बेंच में ये मामला ज़ेर गौर है उसमें उनके जो पिछले कंसिस्टेंट व्यू रहे हैं वो उसी तरह का ही फ़ैसला शायद दें। तो इसलिए हम हाई कोर्ट्स में भी इस तरीके से हमें जो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली लॉयर्स पेश होते हैं तो उनको उनके तरीक़ाकार, उनकी सोच, उनके माइंडसेट और उनकी इंक्लिनेशन पॉलिटिकल नहीं कि वो क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ज़्यादा लिबरल व्यू लेते हैं या बहुत टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं, या क्रिमिनल साइड पे उनका कितना लिबरल व्यू है, वो छोटे से छोटे शक का फ़ायदा भी जो है वो बड़े जेनरसली दे देते हैं, या कहीं पे जो टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं और कन्विक्शंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है उनकी साबका फ़ैसलों या उनका जो एक तरीक़ाकार है कोर्ट करने का। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आप पॉलिटिकली हम ये कहें कि कौन से मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ हैं या वो किसके मुखालिफ हैं, किसके हिमायती हैं। मैं इस चीज़ को एटलीस्ट मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल है। हाँ, उनके साबका फ़ैसलों को देखते हुए हम एक उमूमी राय ज़रूर कायम करते हैं कि हमारा इस बेंच के सामने या इन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने ये पर्टिकुलर केस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसकी हद तक मैं आपकी बात को सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल सही, आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस किया, और डेफिनेटली हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, हमारा आइन भी ये कहता है कि हमारी जो जज साहबान हैं, जो अदालतें हैं, उनका हम भरपूर तरीके से एहतराम करें और इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए जिससे थोड़ा सा भी उनके हवाले से कोई बायसेस या उनकी इंटेग्रिटी पर अगर कोई सवाल उठे, डेफिनेटली एंड वी ऑल, वो कहते हैं ना, बाउ बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इस हवाले से कोई बात नहीं। थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं चीज़ों को आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आप भी अगर बीच में हिस्सा डालना चाहें। आज मरियम नवाज साहबा ने बड़ी तारीफ की उनकी, वो जो जावेद लतीफ़ साहब की जमानत हुई है, और कहा कि अक्सर की फदा होती है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने जो नारा लगाया, एक पंजाबी आएगा और पाकिस्तान बनाएगा, तो ये एक यानी सुबाहियत की बुनियाद पर, तो क्या आपको लगता है कि किस तरफ जा रही है मुस्लिम लीग नून? ये तो एक बड़ा हमें देखा कि लेट 80s में जब मोहतरमा के साथ इलेक्शन था तो तब भी नवाज शरीफ साहब ने यही नारा लगाया इलेक्शन जीतने के लिए, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गए दाग। तो ये हम उसी तरफ जा रहे हैं कि नून लीग वो पॉलिटिक्स करने जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि कौमी सतह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनका साइज़ है, जिनका माजी में भी हुकूमतें रही हैं और इस वक्त भी वो एक अच्छी खासी तादाद में उनकी जो है वो पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात जो है वो रवैया अख्तियार करना चाहिए और ऐसे जज्बात की रो में अपने लीडरान की हिमायत में या उनकी खुशनुदी के लिए इतनी ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि जहाँ पे आप यूनिटी एंड सिक्योरिटी और उस इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें। ऐसी हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे लीडरान जो हैं, हमारे जो कराची के एक लीडर थे, वो बहुत जज्बात की रो में बह जाते थे और उसके बाद तो उन्होंने खैर हदें क्रॉस कर दी और उनको फिर जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जो उसका सामना करना पड़ा वो बिल्कुल जायज़ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो जावेद लतीफ़ साहब
अगर ये महसूस करते हैं कि वो वक्ती तौर पे उनके जहन में कोई ऐसी बात आई और उन्होंने जज्बात की रो में बह के ये बात की, तो मैं समझता हूँ कि उनको बड़े ओपन हार्टेडली इसको कंसीड करना चाहिए कि मैं उस वक्त ज़रा किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था। जज्बात में नहीं आई ना बात, देखिए कंसिस्टेंसी है। उन्होंने उससे पहले ये कहा, जिस वजह से वो जेल गए थे, कि मरियम नवाज के हवाले से अगर कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खपे नहीं कहेंगे और ये बांग्लादेश की वो जो तारीख है वो दोहरानी जाएगी। हाँ देखिए सभी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा और उसके बाद जो वो ट्रायल है वो अपना जो ठीक है वो अपनी जो बेगुनाही उसमें साबित करने का उनको हक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को ऐसी कोई लाइन नहीं लेनी चाहिए जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक लीडर हैं, अपनी पार्टी की नायब सदर हैं, और उनको जो है वो इस तरीके से ये कहना कि जी हमारे उसकी फतह हुई है या ये हुआ है, इस पे उनको कम गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब से जो बात एट्रीब्यूट की जा रही है वो जो है वो थोड़ा सा भी नहीं, मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक सुबाइयत को और जो वफाक को नुकसान पहुँचाने वाली बात। चलें जी ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी सदीक साजिद, आपके पास क्या इत्तला है? ये नून लीग अब ये शुबायत पर मबनी पॉलिटिक्स करेगी और शहबाज शरीफ साहब कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, ये हर जमात में जिस तरह 4-5 लोग होते हैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, ये जावेद लतीफ़ भी उसी का हिस्सा है। अब मरियम नवाज़ जो बात जो है वो खुलकर अपने चाचा से नहीं कर सकती, एक मौक़िफ़ तो वो रखती हैं, तो वो फिर इसी तरह के जो हार्ड लाइनर होते हैं उनके ज़रिए उस बात को आगे लाया जाता है। और ज़ाहिर है अभी जो शहबाज शरीफ जो कोशिश कर रहे हैं वो तो मुकम्मल तौर पर मफाहमत की कोशिश है, और हमज़ा शहबाज अब दूसरी तरफ एक दूसरी कोशिश कर रहे हैं कि बजट इजलास के मौका पर उन्होंने एक नया ये टारगेट सेट किया हुआ कि हम अपने नंबर्स अगर पूरे कर लें पंजाब में तो फिर उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद की तरफ जाएँ। और मेरे इतला के मुताबिक हमज़ा शहबाज इस मामले के ऊपर अपने वालिद से ज़्यादा नवाज शरीफ से राब्ते में हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको पता है कि आखिरी फ़ैसला चूँकि ताया जान का होना है, तो इससे पहले ही उन्होंने कहा कि ताया जान को सारे लूप में रखा जाए। और अगर वो और ये सारा इसी सिलसिले में हो रहा है कि बजट के मौका पर हम जहाँ पर अपने MPs को इंगेज करें वहाँ पर हम ये भी कोशिश करके देखें कि अगर हमारे पास नंबर्स पूरे होते हैं। ये बाज़ गश्त सुनाई दे रही है इन दिनों आजकल जो नून लीग की अंदरूनी सियासत है कि फिर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाई जाए। लेकिन आज ये भी एक हमने देखा समी साहब के जो मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की है, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब PDM बनी थी तो इस्तीफ़ों का मामला कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, पहले मौलाना फजल रहमान ने बात की, फिर नून लीग इसके पीछे आ गई, उन्होंने कहा जी हाँ जी हमें इस्तीफ़े देना चाहिए, इस किस्म की पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज एक टोटली तब्दील होता हुआ जो यू टर्न कह लें या उनके मौक़िफ़ में एक वाज़ेह तब्दीली हमने देखी। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आज भी आप इस्तीफ़ों के मामले पे उसी मौक़िफ़ पे खड़ी हैं जहाँ पे PDM में जब PDM पूरी थी उस वक्त जो आपकी बात होती, तो उन्होंने कहा जी अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। अगर हम इकट्ठे इस्तीफ़े ना दें, यानी कि तमाम PDM की जमातें इस्तीफ़े ना देती तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना था, लिहाजा मुस्लिम लीग नून के अकेले इस्तीफ़े जो है वो तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी भी कह चुके, तो ये तो इस्तीफ़ों वाला मामला है, ये तो सियासी मौत अपनी खुद ही मर चुका है। और अब मुस्लिम लीग नून को भी इस चीज़ का एहसास हो गया कि शायद इतनी आगे जाकर और हम इस्तीफ़े देकर उस तरह की सियासत नहीं कर सकते जितनी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर बैठने की बात तो ख़ुद जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। परसों पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी है कि बजट इजलास में क्या स्ट्रेटजी जो है वो। फिर एक सवाल है ना, फिर यहाँ पर सदीक साजिद एक सवाल पैदा होता है कि अगर इतना ज़्यादा अब जो तबादले हुए हैं FIA के और जहांगीर तरीन और उनके साथी, उनको एक बड़ा टफ जो है वो लेसन देने की तैयारियां हो रही हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ एंकर ये भी बात कह रहे हैं कि मीडिया का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने वाला है और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आने वाली है और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो एक डिवाइड है ना, ये तरीन ग्रुप एक साइड पे होगा, तो वो कैसे अपना नंबर गेम पूरा करेंगे? कहीं से कोई क्या वो आज उम्मीद नून लीग वालों से है, स्प्लिंटर ग्रुप से, या कोई पीपल्स पार्टी वालों से है? वो उस आस उम्मीद की बुनियाद क्या है?
देखिए वो 3 ग्रुप के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो नंबर्स गेम है उसको अगर आप देखें तो 14 लोगों का फ़र्क है पंजाब असम्बली में, 14 लोग ज़्यादा हैं उस्मान बुज़दार और उनके जो इत्तेहादी हैं। और उसमें आपको पता है कि कोशिश की गई थी, पहले परवेज़ लाई का नाम सामने आया था, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग काफ के जो है वो 10 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वो तो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, आपको ये भी पता है समी साहब के जैसे बजट नज़दीक आता है तो इत्तेहादियों की डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं, तो उसी वजह से वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। इमरान खान से मिल जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जी ठीक है हम बजट पास करवाएंगे, अगर वो और मिलना किस लिए होता है, सीधी सी बात है डेवलपमेंट फंड्स के लिए। आजकल तो बजट के बाद की बात कर रहा हूँ ना सदीक साजिद, आप समझे नहीं। देखिए बजट पास हो जाएगा, मैं बजट की बात कर रहा हूँ। तरीन साहब के हवाले से कोई रिपोर्ट आती है, ये कुछ MPS पर पर्चे दर्ज हैं, कुछ और पकड़े जाते हैं, ये ग्रुप जो है इस पर कोई सख्ती की जाती है, जैसे खुद अभी आप फरमा रहे हैं कि बड़ी सख्ती करने का इम्कान है, तो कैसे सस्टेन करेगी हुकूमत अपना नंबर? कौन सी तरफ से आस उम्मीद है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जिनको पकड़ा है उन पे क्या आस उम्मीद होगी? अगर तरीन अंदर चला जाए या कुछ और लोग MPA फयाज चौहान या दूसरे इस तरह से पकड़े जाएं तो वो करेगा गवर्नमेंट के साथ? नहीं, फिर तो मुश्किल हो गई समी साहब। ये बजट के बाद ये चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरह की ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक माइंड अपना बना लिया है कि जो भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे। कोई लोगों को शो काज नोटिस भी जारी होंगे, कोई कार्रवाइयाँ भी होंगी, तो ज़ाहिर है फिर अगर उसी मौके की तलाश में फिर होगी ना, फिर तो नून लीग उसी मौके की तलाश में होगी जैसे उनको पता चल गया। लेकिन बात फिर वही है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को भी देख रही है कि इस सारे सिनारियो में इस्टेब्लिशमेंट क्या उनकी सपोर्ट करती है ऐसी सूरत हाल में, या फिर वो न्यूट्रल रहती है। तो ये चीज़ें भी आजकल मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग्स हैं उसमें देखी जा रही हैं। लेकिन इस वक्त तक ये जो सिचुएशन है, बजट के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यकदम जो है वो तब्दील हो सकती हैं। अच्छा शाह साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि जो MPAs ये MNAs जिन्होंने जहांगीर तरीन के साथ ये कहा मिलकर के वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनका केस देखना चाहिए और इनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या उसको ये समझना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि वो लोग वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ खड़े हुए हैं? क्योंकि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई है, कोई इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत ने की है, लेकिन उसमें कुछ चार्जेस थे, चीजें कीमतों की महंगाई हुई, चीनी की कीमत बढ़ गई। वो कोई इमरान खान ने तो चीजें इनिशिएट नहीं की, वो तो जब कीमतें बढ़ी, शुगर का जिक्र आया तो उस पर इंक्वायरी हुई। तो जो लोग जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं वो उनको इमरान खान ये समझ सकते हैं कि भाई ये लोग जो है ये मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं? डेफिनेटली समी साहब, ये तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है। देखें कि वो इमरान खान जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, और उनकी बड़ी ग्रिप है अपनी पार्टी के ऊपर, और वो जो कहते हैं वो हो जाता है, हमें पता है, आपको भी पता है। लेकिन उनकी इस रवैये के बावजूद भी, उनके सख्त मौक़िफ़ के बावजूद भी, अगर वो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं तो वो तो एक ऐलान बगावत तो है वो, और वो कुछ चीज़ों के ऊपर बारगेनिंग जो है वो करना चाहते हैं, अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे वो देखेंगे अगर इस तरह का सिनेरियो आता है कि अगर जहांगीर तरीन साहब गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी तरफ से इंतहाई सख्त रिएक्शन जो है वो बिल्कुल आ सकता है, और वो किसी भी उनका पलड़ा जो है वो अपोजिशन की किसी भी तरफ जा सकता है, जो कि आपकी इनकी कम अज़ कम पंजाब हुकूमत जो है उसको तो बिल्कुल अनस्टेबल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक थ्रेट है और वो एक फोर्स है जो कि किसी भी वक्त जो है वो इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म कैसे उसको काबू करने की कोशिश करेंगे? कहाँ से MPAs लेंगे? क्या वो जो नून लीग के लोग हैं उनको साथ भी लाएंगे, पीपल्स पार्टी से मदद लेंगे? और मरकज में भी तो सिर्फ 5-7 MNAs का फर्क है ना शाह जी? जी बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर भी तो फिर खतरा लाख हो सकता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बुज़दार को खतरा है और इमरान खान साहब को खतरा नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। बात यह है कि जो अभी भी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी हमने जो सुना है, जो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनको जो लोग मिले भी, उनके लोग या वफूद मिले भी, तो उन्होंने कम अज़ कम ये कहा कि मैं जो केस के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन किसी के साथ गैर नाइंसाफ़ी भी नहीं होने दूँगा। लेकिन उनका जो ज़्यादा मौक़िफ़ था, जो कि उनके एक्शन से भी मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने गुफ्तगू की, तकरीरों में भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं किसी को जो है वो रियायत नहीं दूँगा, और जो अगर मुलव्वस है तो उसके अगर वो जितना भी ज़्यादा
मेरे सामने आ जाएं, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो उससे तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें जो वो बरमला इस चीज़ का इजहार भी कर रहे हैं, बजट के बाद अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं समझता हूँ कि वो दोबारा मैंडेट के लिए भी जा सकते हैं, और वो उनके ज़हन में भी हो सकता है कि मैं कौम के सामने दोबारा जाऊँ और कहूँ कि मैंने इन लोगों की ब्लैकमेलिंग और उसका मुकाबला किया है और मैंने स्टैंड लिया है और मैं उनके सामने जो है वो सरेंडर नहीं किया। तो वो एक ऑप्शन तो वज़ीर आज़म के पास हर वक्त मौजूद है। अच्छा समीर साहब, आपने जो बात की ना, यहाँ पे सिर्फ 6 लोगों का फ़र्क है। आपको याद होगा 178 इन वोट मिले थे जी जी। तो अभी तो इत्तेहादी जो हैं वो खुद भी, जो जब से बजट इजलास शुरू हुआ है, बाप, काफ लीग, MQM, GDA, ये सारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाए। उनकी नाराज़गी भी नज़र आ रही है। गुज़श्ता जो कौमी असम्बली के इजलास से जो कोरम पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उसमें काफ लीग वाले और बाप वाले खामोशी से उठ के बाहर चले गए। इसके ऊपर भी काफ़ी इनकी तलखी चल रही है। ठीक हो गया जी। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।